है कि ब्रेल शिक्षण से पहले न्यूनतम न्यूनतम ब्रेल वाचन तत्परता अवश्य विकसित कर लेनी चाहिए। तो ये कुछ सुझाव हैं। और अब अगर हम चर्चा करें कि ये इसके अंतर्गत, चूंकि ये कौशल पे प्रशिक्षण की पाठ्य योजना या प्रशिक्षण योजना आपको बनानी है पाठ्यक्रम अंतर्गत। जैसा नागेश सर ने बताया, 10 पाठ्य योजना आपको चतुर्थ सेमेस्टर में बना के और क्रियान्वित करनी है। अब वो अलग बात है कि अभी कोरोना का समय है, अभी ब्लाइंड बच्चे, दृष्टि दिव्यांगजन बच्चे या बच्चियां नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं विद्यालयों में, तो जैसा निर्देश परीक्षादायी संस्था देगी उस तरह से हम लोग परिस्थिति को परिवर्तित करेंगे। लेकिन अभी जो जिन पर बनाया जाना है पाठ्य योजना, या बहुत छात्रों ने शायद बना भी लिया हो, जिसमें आपका दैनिक दिनचर्या तथा सामाजिक कौशलों का प्रशिक्षण, ये कौशल हैं, इस पे आप पाठ्य योजना बना सकते हैं। दूसरा है ज्ञानेंद्रिय शिक्षण हेतु प्रशिक्षण, तो इस पे पाठ्य योजना आप बना सकते हैं या प्रशिक्षण योजना बना सकते हैं। तीसरा है अनुस्थिति ज्ञान एवं चलिष्णुता अधिगम हेतु प्रशिक्षण, इस पे भी आप पाठ्य योजना बना सकते हैं। चौथा है ब्रेल अधिगम हेतु प्रशिक्षण, इस पे भी आप अच्छी पाठ्य योजना बना सकते हैं। आपने अनुभव लिया है, 3 सेमेस्टरों से ऑलरेडी आप ब्रेल पढ़ रहे हो। और पांचवा है विशेष उपकरणों के प्रयोग के अधिगम हेतु प्रशिक्षण। तो विशेष उपकरणों का जो प्रयोग है उसके प्रशिक्षण के लिए भी एक अच्छी पाठ्य योजना आप बना सकते हो। जब हम 10 पाठ्य योजना की बात करते हैं तो एक बड़ा लगता है 10 पाठ्य योजना, लेकिन अगर हम जो कंपोनेंट हमने 5 बताए, जो आपके विस्तृत पाठ्यक्रम के अंतर्गत, विस्तृत मूल पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, उसके अंतर्गत आप अगर 2-2 पाठ्य योजना या प्रशिक्षण योजना डिवाइड कर दो कि एक कंपोनेंट पे 2 बनाएंगे, 2 पाठ्य योजना, जैसे दैनिक दिनचर्या है या सामाजिक कोई भी कौशल आप है, उस पे आप एक कौशल पे एक पाठ्य योजना और दूसरे पे दूसरी पाठ्य योजना आप बना लो। फिर ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पे बहुत सारी चीजें आपने 3 सेमेस्टरों तक सीखी और चौथा सेमेस्टर भी आप सीख रहे हो, तो उस पे भी 2 पाठ्य योजना। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आपकी पाठ्य योजना रुचिकर विषय भी हो जाएगा। पाठ्य योजना का निर्माण जो करोगे आप रुचिकर ढंग से करोगे, जिसको आप प्रशिक्षण दोगे उसको भी रुचि लगेगी कि एक ही तरह की अगर सेंसरी ट्रेनिंग की बना रहे हो आप, तो 10 अगर बनाओगे तो फिर बच्चा भी उब जाएगा जिस पे आप उपयोग करोगे। आपको भी लगेगा कि यार एक ही टॉपिक पे बार बार कौन कौन से नए प्रकरण उसमें निकालें, कैसे बनाएं। तो मेरे विचार से आपको 5 एरियाज कवर करते हुए ये 10 पाठ्य योजना सरलता से निर्मित कर लेनी चाहिए। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि ये परिचय के अंतर्गत आपको कुछ चीजें जरूर समझ में आ गई होंगी। जब हम अब बात होती है कि पाठ्य योजना बने कैसे, हर योजना की, जिस प्रकार आप जानते हो, आपने शिक्षण भी किया है 3 सेमेस्टर तक कक्षाओं में, हर किसी भी प्रशिक्षण या शिक्षण की योजना बनती है और उसका एक निर्धारित नियम या प्रारूप होता है। बिना प्रारूप के बहुत सारी चीजें हम लोग भी मौखिक रूप से करते हैं, लेकिन जब तक उसे लिपिबद्ध नहीं करते, एक निश्चित प्रारूप में उसे हम बांधते नहीं हैं, तब तक हमारी योजना वो सफल नहीं होती। उसे कहा नहीं जा सकता कि आपकी योजना फुल प्रूफ है, पूर्ण है, अपूर्ण मानी जाती है जब तक उसे हम पेपर पे नहीं उतारते। तो इसके लिए भी बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्रों में, बहुत सारे कॉलेजों में, जैसा कि आप जानते हो, पाठ्य योजना का भी अलग अलग प्रारूप लोगों ने डेवलप किया है और चल रहा है। तो उसी प्रकार हमने भी कई पाठ्य योजना का प्रारूप दिया है, लेकिन हम लोग जो अपने प्रशिक्षण केंद्र में अपनाते हैं और गुरुजनों से संपर्क करके जो भी एक कॉमन पाठ्य योजना बनी है, हाँ, उसको आधार मानते हो, आप उससे भी बेहतर कर सकते हो। लेकिन जब तक अगर ऐसा कुछ नया प्रारूप नहीं आ पा रहा है जो सार्वभौमिक है, तब तक ये प्रस्तुत जो हमारे द्वारा पाठ्य योजना है, जो अध्यापक सरों और सरों के द्वारा मतलब बातचीत करके डेवलप की गई है,
उसको आधार मानते हुए एक अच्छी योजना प्रशिक्षण की आप बना सकते हो। इसमें आपका जो प्रारूप है वो पीडीएफ के रूप में उपलब्ध है, आप लेके आप बना सकते हो। वैसे वर्बली एक सरसरी निगाह से हम आपको बता भी दे रहे हैं कि जो हमारे पास प्रारूप है उसमें आपका पाठ योजना प्रारूप है, ये दो भागों में है, भाग आ और भाग बा। भाग आ में आपका प्रशिक्षक का नाम हो जाएगा, जो सूचना अंकित करनी है आपको, प्रशिक्षक का नाम, छात्र का नाम, जिस छात्र को आप प्रशिक्षण देंगे, इस योजना का क्रियान्वयन करेंगे उसका नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा जिस विद्यालय में वो छात्र आपका पढ़ेगा और उसकी कक्षा यहाँ पे लिखनी है, उसका आयु क्या होगा, प्रशिक्षण या शिक्षण की समयावधि क्या होगी, प्रशिक्षण शिक्षण की तिथि क्या होगी, निर्देश का माध्यम क्या होगा, मतलब माध्यम का मतलब यहाँ भाषा से है, संप्रेषण का माध्यम क्या होगा, मतलब आप बोलकर और स्पर्श के द्वारा दोगे या कोई और हेलो माध्यम है। हेलो हेलो सर। हाँ जी। हेलो सर, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, और सर आप थोड़ा सा स्लो बोलिए सर, समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि सर हम लोगों ने लेसन प्लान कुछ बना लिए हैं और आप जो एक नया कंटेंट बना रहे हैं तो उसको दिमाग में फीड करने के लिए थोड़ा सा आप स्लो पढ़ाइए। ओके और एक ओके बार प्लीज रिपीट कर दीजिए सर, ये जो 5 लेसन प्लान आपने बताए हैं 1 to 1 एक बार फिर से बता दीजिए। ओके 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 सर, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। जो हमने घटक बताए, जैसा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, तो जो 5 कंपोनेंट हैं जिसपे लेसन प्लान बनाने की अपेक्षा हम लोग कर रहे हैं, वो पहले तो दैनिक दिनचर्या तथा सामाजिक कौशलों पर प्रशिक्षण है। इस पे आप 1 से 2 पाठ योजना का निर्माण कर सकते हो इस टॉपिक पे। दूसरा है आपका ज्ञानेंद्रिय शिक्षण हेतु प्रशिक्षण। तो जो सेंसरी ट्रेनिंग की बात हम लोग करते हैं, आप 3 से 4 सेमेस्टरों में कई जगहों पे सेंसरी ट्रेनिंग की बात आई है, मौखिक भी, सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों में भी आपने पढ़ा है। तो इस पे भी कोई 2 टॉपिक आगे हम चर्चा करेंगे कि किन किन टॉपिकों पर आप पाठ्य योजना का निर्माण कर सकते हो। तीसरा जो है आपका अनुस्थिति ज्ञान एवं चलिष्णुता, मोबिलिटी एवं ओरिएंटेशन पे भी आप 2 पाठ योजना का निर्माण आप कर सकते हो। इस पे भी बहुत सारे एरियाज हैं, केन टेक्निक है, प्रोटेक्टिव टेक्निक है, मतलब ये जितनी भी टेक्निकें आपने सीखी हैं वो आपको अपने लिए नहीं है, आप दृष्टि दिव्यांग बच्चे के लिए आप सीख रहे हो, तो उसे किस प्रकार प्रशिक्षित करोगे। निश्चित रूप से जैसे शिक्षण के लिए आपने योजना बनाई है, तो इस प्रशिक्षण के लिए भी आपको एक निश्चित प्रारूप की आवश्यकता होगी और एक उस प्रारूप पर आप अपनी योजना लिखित रूप में प्रस्तुत करेंगे, तब शायद हम कह सकते हैं कि आपकी योजना पूर्ण हुई। चौथा आपका है ब्रेल अधिगम। तो ब्रेल लेखन पठन दोनों पे आप एक एक अच्छी पाठ योजना बना सकते हो, क्योंकि प्रथम सेमेस्टर से लेके चतुर्थ सेमेस्टर तक आपने ब्रेल रीडिंग राइटिंग की बहुत सारे बिंदुओं पर अपने गुरुजनों से चर्चा की होगी, क्लास में आपको बताया गया होगा। तो इस पे भी आप अच्छा लेसन प्लान या प्रशिक्षण योजना बना सकते हो। और 5वां जो कंपोनेंट है आपका विशेष उपकरणों का प्रयोग, इस पे भी आप एक अच्छी, बहुत सारी चीजें हैं, ब्रेलर का उपयोग है जैसे, हाँ अब लेकिन उन्हीं विषयों पर आप पाठ योजना बनाएं जिनको आप अच्छी तरह से जानते हो। विशेष उपकरणों में बहुत सारे उपकरण हैं, टेलर फ्रेम है, अबेकस है, ब्रेलर है, ज्यामिति किट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उनके उपयोग में यदि आप प्रशिक्षित हैं, तब एक अच्छी योजना या जो जिन भी चीजों में आप प्रशिक्षित हैं उनकी एक अच्छी योजना बनाकर आप प्रस्तुत कर सकते हैं। आप अपने भविष्य के शिक्षार्थी को या वर्तमान में प्रशिक्षु के रूप में आप अपने शिक्षार्थी को अधिगम करा सकते हैं। तो ये 5 कंपोनेंट पर हम सभी अध्यापक गण अपेक्षा करते हैं कि थोड़ा थोड़ा एरियाज, हर एरियाज का अनुभव आपको होगा कि क्या दिक्कतें आती हैं उसमें प्रशिक्षण देने में, उसका आपको उसकी अनुभूति होगी और इस माध्यम से आप अपनी कठिनाइयों को हम अध्यापकों के समक्ष व्यक्त कर सकते हो और हमको भी आपको
उन कठिनाइयों के माध्यम से बताने का अवसर मिलेगा कि आप अपनी त्रुटियों को कैसे सुधारें। तो मुझे लगता है कि ये कंपोनेंट हमने रिपीट कर दिया है। और पाठ्य योजना का जो प्रारूप है, हम एक बार ब्लैंक पाठ्य योजना का प्रारूप, जो जो सूचनाएं प्रारूप के माध्यम से भरी जानी होती हैं, उन पे हम चर्चा करके फिर हम पाठ्य योजना क्रमशः जो जितनी जितनी चर्चाएं हमने की हैं, उन पाठ्य योजनाओं पर हम चर्चा करेंगे और कैसे आप अभिलेखों के अंतर्गत उसको लिपिबद्ध करेंगे, उस पे भी हम चर्चा प्रयास करेंगे कि हम आपको समझा सकें, हम आपको अधिगम करा सकें। तो जब पाठ्य योजना प्रारूप की हम बात कर रहे हैं, तो जैसा हमने बताया कि पाठ्य योजना 2 भागों में बांट सकते हो आप सरलता के लिए। भाग अ के अंतर्गत आप अपना नाम लिख सकते हो, प्रशिक्षक का नाम, फिर जिस छात्र को आपको अधिगम कराना है उस छात्र का नाम, जिस विद्यालय में वो छात्र पढ़ रहा है विद्यालय का नाम, कक्षा का नाम, आयु, फिर प्रशिक्षण या शिक्षण की समयावधि, प्रशिक्षण या शिक्षण की तिथि, निर्देश का माध्यम, फिर संप्रेषण का माध्यम, क्योंकि निर्देश और संप्रेषण का माध्यम अलग अलग हो सकता है। निर्देश आप मौखिक दोगे, भाषा इंग्लिश में बोलोगे, हिंदी में बोलोगे, वो कौन सी भाषा होगी। संप्रेषण का माध्यम वो ग्रहण कैसे कर रहा है, सुनकर कर रहा है या स्पर्श, मतलब ब्रेल लिपि में आप दे रहे हो कोई सूचना, वो ग्रहण कर रहा है। हाँ, इन सब में महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर वो बीआई के साथ साथ कुछ डेफनेस की भी शिकायत है, तो उन सब बिंदुओं को लेते हुए ये प्रारूप डेवलप किया गया है। विषय हो जाएगा आपका दैनिक दिनचर्या कौशल। प्रकरण, जो प्रकरण इसके अंतर्गत आप बताना चाहते हो, बच्चे को अधिगम कराना चाहते हो या प्रशिक्षण देना चाहते हो, वो प्रकरण हो गया। इसके बाद फिर एक लाइन करके इतनी सूचनाएं आप क्लोज कर दीजिए। भाग अ में भी मध्य में ये ऊपरी पृष्ठ के ऊपर सूचनाएं अंकित कर सकते हो आप। मध्य भाग में 3 बिंदुओं पर सूचना आप एकत्रित कर सकते हो हेडिंग डाल के। क्रियात्मक वर्तमान स्तर, इसमें आप ये देखोगे कि जो चीज आप सिखाने जा रहे हो, यदि बच्चे को ब्रेल सिखाने का प्रशिक्षण है, या अगर आप बच्चे को स्नान कराने का प्रशिक्षण दे रहे हो, भोजन करने का प्रशिक्षण दे रहे हो, तो वर्तमान स्थिति उसकी क्या है उस एरियाज में आकलन करके आपको ये सूचना यहाँ पे अंकित करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसा कि प्लान आप बना के जाते हो पाठ्य योजना का, कि अगर काखा गाघा की पाठ्य योजना आप बना के जाते हो, आज बच्चे को का लिखना सिखाना है, तो क्या बच्चा ब्रेल बिंदुओं से परिचित है, क्या बच्चा उपकरणों से परिचित है, क्या बच्चा स्टाइलस पकड़ने की स्थिति से परिचित है, क्या बच्चा पेज ब्रेल स्लेट में लगा पा रहा है कि नहीं लगा पा रहा है। अगर ये वर्तमान क्रियात्मक स्तर ये अपडेट है, तब आप बच्चे को का लिखना सिखा पाओगे। तो यहां पर उन्हीं उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए कि कोई भी क्रियात्मक एक्टिविटी जब आप कराएंगे, तो करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, वर्तमान क्रियात्मक स्तर उसका क्या है, यहां पर उन सूचनाओं को आप लिखेंगे। इसके पश्चात लघुकालिक लक्ष्य। अगर आप सपोज करिए कि आप बताना चाहते हो कि स्नान करना सिखाना है, अब स्नान करने में आपको लघुकालिक लक्ष्य और दीर्घकालिक लक्ष्य, अब कई सारे लक्ष्य होते हैं उसमें, कि बच्चे को कपड़े टांगने की जगह, बाल्टी रखने की जगह, पानी गिरने की जगह, इन सब से परिचित कराया। ये आपका लघुकालिक लक्ष्य होगा। ये कितने दिन में हो जाएगा। फिर बच्चा पानी से शरीर को गीला कर पा रहा है, ये लघुकालिक लक्ष्य हो गया। ये कितने समय में हो पाएगा। बच्चा साबुन लगाने में स्वावलंबी हो जाएगा, ये आपका लघुकालिक लक्ष्य है। तो यहाँ पे लघुकालिक लक्ष्य आपका क्या होगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। फिर दीर्घकालिक लक्ष्य, आप बच्चे को स्नान करना सिखाना चाहते हो, आप बच्चे को चावल दाल मिलाकर भोजन करना सिखाना चाहते हो, तो ये कितने दिन, लक्ष्य आपका क्या है कि बच्चा
1 महीने में, 10 दिन में, 5 दिन में, 1 सप्ताह में ये कार्य करना सीख जाएगा। ये चीजें आप यहाँ पे दीर्घकालिक लक्ष्य, लॉन्ग टर्म गोल के अंतर्गत आप यहाँ पे लिखोगे। इसके बाद जो प्रशिक्षण या शिक्षण आप करने जा रहे हो प्लान के माध्यम से, योजना के माध्यम से, उसमें आपको एक आकलन करके, जिस प्रकार आप लेसन प्लान बनाते हो, उसमें आप लिखते हो कि कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग आप करते हो, क्योंकि आप उसमें डालते हो कि प्रश्नोत्तर प्रणाली का उपयोग कर रहे हो, व्याख्या प्रणाली का उपयोग कर रहे हो, इन सब प्रणालियों को आप लेसन प्लान में स्थान देते हो। यहां पर भी आपको प्रशिक्षण योजना में भी ये लिखना पड़ेगा, शिक्षण या प्रशिक्षण पद्धति के अंतर्गत, कि आप कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग करोगे। तो इसमें अमूमन लगभग 5 पद्धतियां सामान्यतया होती हैं जिनका प्रयोग आप प्रशिक्षण योजनाओं में और ईसीसी स्किल में करते हो आप, जिसमें पहला अनुस्थिति ज्ञान है, दूसरा मौखिक निर्देशन, तीसरा कार्य विश्लेषण, चौथा शारीरिक सहायता, पांचवा ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण। ये 5 पद्धतियों का उपयोग लगभग, इसमें से कुछ हटा के कुछ जोड़ के, आपको लगभग सभी प्रशिक्षण योजनाओं में इन पद्धतियों का प्रयोग करना होगा। और अंतिम में फिर शिक्षण अधिगम सामग्री, ये भी महत्वपूर्ण है। भाग आ के ही अंतर्गत पृष्ठ के निचले भाग में आप इसका उल्लेख करोगे कि जैसे आप बच्चे को ब्रश करना, ब्रशिंग सिखा रहे हो, तो उसमें टीएलएम के रूप में आपको लिखना पड़ेगा कि ब्रश, मंजन, मग पानी का, जो भी स्नान करना सिखाना है, तो आपको कौन कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री यहाँ प्रयोग में लाई जानी है, उसका उल्लेख यहाँ भाग आ के अंतर्गत ही करना होगा। और तत्पश्चात नीचे 3 स्थानों पर भाग अ में ही प्रशिक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, मध्य में दिनांक हो जाएगा, और उसके बाद सबसे किनारे निरीक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो इस तरह भाग अ से संबंधित जो सूचना हमें अंकित करनी थी अपने प्रारूप में, भाग अ समाप्त हुआ। उम्मीद है थोड़ा बोलने की गति तीव्र है हमारी, ये हमारी कमी भी आप कह सकते हो, या जो भी, इसके लिए हम आपसे खेद प्रकट कर रहे हैं, लेकिन आदत सी ऐसी बनी हुई है। यदि फिर भी कुछ नहीं समझ में आएगा तो एक बार नहीं, जितनी बार आप चाहोगे हम अध्यापक गण आपको समझाने का ही प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ उद्देश्य है कि आप एक परिपक्व अध्यापक बन के हमारे प्रशिक्षण केंद्रों से बाहर निकलो। भाग अ की चर्चा हो गई। जो दूसरा भाग हमने पाठ योजना का या प्रशिक्षण योजना का बनाया, वो भाग ब है। इसके अंतर्गत आप जो भी सूचना एकत्र करोगे, जैसा हमने बताया कि किसी भी पाठ योजना को जब तक एक वास्तविक प्रारूप, योजना का मूर्त रूप जिसे हम बोलते हैं, अगर न दिया जाए तो वो रुचिकर पाठ योजना नहीं होती। हम बहुत सारे बच्चे को अनुकरण करके बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, घरों में भी हम बहुत सारी चीजें बच्चों को बोल के सिखाते हैं, निर्देशन दे के सिखाते हैं, लेकिन उस योजना का कोई प्रारूप नहीं होता। अगर हम पूछें किसी से कि आपने ये चीजें कैसे सिखाई, तो निश्चित रूप से आप बोलोगे कि बोल के या दिखा के सिखाई। लेकिन जब हम योजना को मूर्त रूप देते हैं, और यहाँ पर पाठ्यक्रम अंतर्गत जब हम किसी प्रशिक्षण की योजना बनाते हैं, तो प्रारूप बनाना सुनिश्चित करना होगा। भाग ब के अंतर्गत हम जो एक वार्ता करेंगे, एक माहौल जो उत्पन्न करेंगे, क्योंकि कभी भी आप प्रशिक्षु के रूप में किसी भी बच्चे के पास जाओ और पकड़ के उसे बोलो, अरे मुझे प्रशिक्षण योजना बनानी है और आपको हमें स्नान करना सिखाना है, तो शायद वो डर जाए, उसके लिए तैयार ना हो। एक माहौल बनाना पड़ता है। जिस प्रकार आप प्रस्तावना प्रश्न, याद होगा आपको, पाठ योजना अंतर्गत आप प्रस्तावना प्रश्न पूछते थे बच्चे को अपने प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए, उसी प्रकार आपको यहाँ पे प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आपको अपने छात्र से वार्ता करनी पड़ेगी। उसको वार्ता का रूप हमने दिया है, प्रशिक्षक की वार्ता। इसमें एक तरफ आप 2 से 3 प्रश्न आप बच्चे से पूछ सकते हो, जिज्ञासा जगाने के लिए, अपने वास्तविक रूप में आने के लिए।
अपने टॉपिक पर आने के लिए, और दूसरा भाग होगा छात्र जो उत्तर देगा। तो इसमें आप प्रशिक्षक द्वारा छात्र से वार्ता हेतु पूछा जाने वाला प्रश्न एक हेडिंग डाल के एक तरफ आप कर सकते हो, दूसरी तरफ छात्र द्वारा दिया जाने वाला प्रति उत्तर, जो छात्र उत्तर देगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, संभावित जो उत्तर होगा। तो इस तरह से ये एक प्रक्रिया बनेगी, और जो दूसरा या तीसरा प्रश्न आपका होगा वो आप जो प्रशिक्षण देने जा रहे हो जिस कौशल का, उससे संबंधित होगा। वो बच्चे को उत्सुकता जगाएगा, और उसके बाद आप बोलोगे उद्देश्य कथन, जिस प्रकार आप उस पे बोलते थे पाठ्य योजना में, अपने उद्देश्य कथन का वो रखते थे, इसमें भी आपका जो उद्देश्य है उसके संबंधित जो कथन है आप बोल दोगे कि आज हम आपको ब्रेल लेखन सिखाएंगे, आज हम आपको ब्रेल पठन सिखाएंगे, आज हम आपको दैनिक क्रियाकलाप के अंतर्गत भोजन करना सिखाएंगे। ये चीजें आप बोल के स्पष्ट कर सकते हो कि आप उसके साथ क्या करने जा रहे हो। अब बात आती है प्रशिक्षण प्रक्रिया की। इसमें आप 3 भाग में योजना का निर्माण कर सकते हो: क्रम संख्या, प्रशिक्षण प्रक्रिया और शिक्षण पद्धति। आप टास्क एनालिसिस कर सकते हैं जिसमें क्रम संख्या के अनुसार आप प्रशिक्षण प्रक्रिया पहले आप क्या सिखाओगे, किस शिक्षण पद्धति, मतलब वो ओरिएंटेशन मोबिलिटी के अंतर्गत आएगा या अन्य पद्धतियां जो हमने 5 बताई उसके अंतर्गत आएगा। ये प्रशिक्षण प्रक्रिया एक 1 बाय 1 करके क्रमबद्ध ढंग से आप करना सिखाओगे, किस शिक्षण पद्धति के अंतर्गत करना सिखाओगे। ये जैसे ही कंप्लीट होगा, ये प्रक्रिया आपकी 6 या 7 बिंदुओं में भी हो सकती है, और उसके पश्चात आप जो पूर्ण तरीके से जब आप प्रशिक्षण दे देंगे, फिर आप पाठ्य योजना या प्रशिक्षण योजना में मूल्यांकन व टिप्पणी लिखेंगे कि बच्चा पूरी तरह कर पा रहा है या कितने प्रतिशत सफलता के साथ कर पा रहा है, या अगर उसे अवसर दिया जाए तो वह कितने दिनों में पूरी तरह स्वावलंबी हो जाएगा, और उसके बाद आप हस्ताक्षर कर देंगे। इस प्रकार ये पाठ्य योजना का निर्माण आप अपने स्तर से भी कर सकते हो, और नहीं तो सभी प्रशिक्षण केंद्रों में, और जैसा कि नागेश सर ने बताया कि पटल पे भी उपलब्ध है प्रारूप, आप लेके अपने गुरुजनों से संपर्क करके, अपने प्रशिक्षण केंद्र से संपर्क करके आप डिस्कस करके ऐसी योजनाएं बना सकते हो, या जो बनी है उसमें संशोधन कर सकते हैं। अब हम पहला जो कौशल हमने आपको बताया, दैनिक दिनचर्या तथा सामाजिक कौशलों का प्रशिक्षण, इसके अंतर्गत आप सबसे पहले जो भी कौशल का प्रशिक्षण योजना आप बनाना चाहते हो, जो पाठ्य योजना आप निर्मित करना चाहते हो, सबसे पहले अभिलेखों में उसके बारे में आपको परिचय करना होगा, परिचय लिखना होगा, क्योंकि दैनिक दिनचर्या तथा सामाजिक कौशल है क्या, उसके बारे में कम से कम 1 पृष्ठ आपको लिखना होगा, 1 से 2 पृष्ठ। हाँ, और उसके पश्चात जब आप पाठ्य योजना बनाओगे तो व्यवहारिक और उचित अभिलेख माना जा सकता है, और आपके जो भी परीक्षक होंगे वो भी प्रसन्न होंगे कि हाँ बच्चे ने स्टडी की है। तो इस प्रकार अगर आप पहले कौशल की बात करें, तो पहला कौशल जो आपका है दैनिक दिनचर्या तथा सामाजिक कौशल का प्रशिक्षण। इसमें सामान्यतया दृष्टिवान व्यक्ति अधिकांश दैनिक क्रियाकलाप अन्य व्यक्तियों को करते हुए देखकर अधिगम कर लेता है, जिसे अनुकरण द्वारा सीखना कहते हैं। चक्षु ज्ञानेंद्रिय का अनुकरण द्वारा सीखने में महत्वपूर्ण योगदान है। इस कारण दृष्टि दिव्यांगजन इस प्रक्रिया को नहीं सीख पाता। वह अन्य ज्ञानेंद्रियों की सहायता से यह तो पता लगा लेता है कि कोई क्रिया संचालित हो रही है, परंतु क्रिया को संपादित करने की पद्धति क्या है यह नहीं अधिगम कर पाता। अनुकूल प्रक्रिया के अभाव में वह इन क्रियाओं का निष्पादन त्रुटिपूर्ण करता है, जिससे उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त विश्वास की कमी, अनुकूल वातावरण
व अवसर का अभाव इत्यादि भी दृष्टि दिव्यांग बच्चे द्वारा निष्पादित इन क्रियाओं को सीमित करते हैं। दैनिक क्रियाकलाप के द्वारा व्यक्ति को समाज में अच्छे व स्वावलंबी जीवन बिताने में सहायता मिलती है। जीवन में किए जाने वाले क्रियाकलाप मुख्यतः शौचादि क्रियाएं संपादित करना, ब्रश करना, स्नान करना, भोजन बनाना, भोजन करना, कपड़े पहनना, घर की साफ सफाई इत्यादि हैं। अब ये तो आपका परिचय हो गया, एक उदाहरण हमने प्रस्तुत किया। इसकी आवश्यकता क्यों है, इस पे भी आप अपनी भाषा में जो भी आपको लगे उचित कि दैनिक दिनचर्या तथा सामाजिक कौशल किसी बच्चे के लिए क्यों आवश्यक है, आप 4 लाइनों में 5 लाइनों में आप यहाँ पे अच्छे से अपनी भाषा में आप लिख सकते हो। फिर इसके पश्चात आप लिख सकते हैं दैनिक दिनचर्या तथा सामाजिक कौशल के प्रशिक्षण की पद्धतियों अंतर्गत आप पॉइंट डालकर ये चीजें आप लिख सकते हो। जैसा हमने लिखा है, प्रशिक्षक को यह आकलन कर लेना चाहिए कि उम्र के सापेक्ष बच्चे को कौन कौन से कौशलों का प्रशिक्षण दिया जा सकता है, क्योंकि ये इसलिए आवश्यक है कि यदि आप बच्चे को ब्रेल लेखन सिखाना चाहते हो, बच्चे को ब्रेल वाचन सिखाना चाहते हो, अब बच्चे की उम्र भी देख के आप किन बच्चे को ब्रेल स्लेट के माध्यम से सिखाओगे और किन बच्चों को ब्रेलर के माध्यम से सिखाओगे, उसमें उम्र और कक्षाएं भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कक्षा 1 के बच्चे को आप ब्रेलर पे बैठा दीजिए और ब्रेल स्लेट सही तरीके से उसको पकड़ना ही ना आए तो यह भी दिक्कत वाली बात है। इसलिए यहाँ पर उम्र के सापेक्ष बच्चे को कौशल का निर्धारण किया जाना चाहिए। दूसरा आपका है आयु के सापेक्ष किसी विशेष कौशल का निर्धारण, क्योंकि जैसे जैसे आयु आप वृद्धि होती है सामाजिक कौशल अपेक्षित होता है। तो दृष्टि दिव्यांग छात्रों के भी साथ वही नियम संलग्न है कि जैसे जैसे बच्चे उम्र के अनुसार कौशल चूंकि सीखते हैं, तो जो भी आप निर्धारण कौशल का करेंगे सिखाने के लिए पाठ्य योजना बनाएंगे, उम्र देखकर 7 साल का बच्चा है, अब उसे 7 साल के बच्चे को अब आपने लांग केन पकड़ा दिया केन टेक्निक के लिए, वह त्रुटिपूर्ण है, गलत है। उम्र के सापेक्ष उपकरणों का प्रयोग और उम्र के सापेक्ष कौशल का प्रयोग, ये दोनों यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए इन पद्धतियों में इसको आपको लिखना चाहिए। तीसरा आपका है कौशल के प्रशिक्षण में आने वाली चुनौतियां तथा कठिनाइयों को ज्ञात करना। जो आप सिखाने जा रहे हो उसमें कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं, कौन कौन सी कठिनाइयां आ सकती हैं, इस पर भी एज ए प्रशिक्षक के रूप में, प्रशिक्षु के रूप में आपको ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। चौथा है प्रशिक्षण चरणानुसार, मतलब हर प्रशिक्षण का चरण हो और क्रमबद्ध रूप में दिया जाना चाहिए, साथ ही अभ्यासों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। पांचवा है प्रशिक्षण देते समय वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांतों को भी दृष्टिगत रखना चाहिए। जैसा हो सकता है कि आप 10 पाठ योजना जो बनाएं वो जरूरी नहीं है कि एक ही बच्चे पर आप क्रियान्वित करें, हो सकता है 2 बच्चे 3 बच्चे आपको आपके गुरुजन द्वारा आवंटित किए जाएं, या हो सकता है कि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि 5 कौशल 5 अलग अलग बच्चों पे भी आप क्रियान्वित करें। तो ऐसे समय में ये चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए कि जिसे आपने केन टेक्निक सिखाया है, जिसका आईक्यू स्तर, जिसके बिहेवियर, जिस प्रकार उसने बहुत सरलता से सीख लिया केन टेक्निक, अभ्यास कर लिया, शायद वो ब्रेल अधिगम जो दूसरा बच्चा है उतनी सरलता से न सीख पाए। तो यहाँ पे आपको वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत ध्यान में रखना होगा। हर बच्चे की अपनी अपनी क्षमता है, अपनी क्षमता के अनुसार ही वो अपना अधिगम कर पाता है, तो ये आपको प्रशिक्षक के रूप में ध्यान रखना होगा।
अगला है छात्र द्वारा सही कार्य करने पर सकारात्मक पुनर्बलन कौशल का प्रयोग किया जाना। जब वो बच्चा सही करे आपकी तरफ से, चाहे शाब्दिक या किसी भी रूप में, सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग किया जाना बच्चे के लिए प्रेरणादायी होगा। अगला है प्रशिक्षण काल में सुरक्षा पर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण में आप केन टेक्निक का उपयोग कर रहे हो, आप प्रोटेक्टिव टेक्निक का उपयोग कर रहे हो, आप इंडोर मोबिलिटी का प्रयोग कर रहे हो, प्रशिक्षण देते समय आपको समुचित सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। ये चीजें एक प्रशिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगला है प्रशिक्षण को छोटे छोटे चरणों में वर्गीकृत करके प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। कोई भी प्रशिक्षण जब आप बच्चे के साथ प्रारंभ करते हैं तो जैसा हमने कहा कि टास्क एनालिसिस कर लेनी चाहिए। छोटे छोटे चरणों में आप बांट लीजिए। स्नान करना है, आप जानते हो कि स्नान करने की प्रक्रिया कितनी लंबी है। हम जब अपना कपड़ा उतार के और बाथरूम में प्रवेश करते हैं, वहां से लेके आप सोच लो कि जब बाथरूम से निकलते हैं तो कितनी सारी छोटी छोटे कौशलों का समूह स्नान करना शब्द में निहित है। पानी बाल्टी में भरने से लेके, कपड़ा टांगने से लेके, हाँ, बहुत सारी चीजें, आप खुद चर्चा यहाँ उचित नहीं होगा, बहुत सारी चीजें हैं कि जो आप कौशल का प्रयोग करते हो और नाम दिया जाता है स्नान करना। तो इसलिए इन सभी कौशलों को छोटे छोटे चरणों में बांटकर चरण वाइज और क्रमबद्ध वाइज प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और लास्ट है जो पद्धति हम बोल रहे हैं प्रशिक्षण की पद्धति, कि प्रशिक्षण में प्रयोग की जाने वाली सामग्री तथा उपकरण इत्यादि को प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पूर्व एकत्र कर लेना चाहिए। ये भी कई बार देखने में आता है कि जब सपोज कीजिए बच्चे को प्रशिक्षण, आपने योजना बनाई बच्चे को ब्रेल लेखन सिखाना, बहुत अच्छी बात है, योजना क्रियान्वित है, आप लेसन प्लान लेके बैठे हो, ब्रेल स्लेट आ गया, ब्रेल पेपर आपने इकट्ठा कर लिया, पता चला कि मौके पर स्टाइलस नहीं मिल रहा है। अब बिना स्टाइलस के आपकी पूरी योजना, जितना आपने समय दिया है कि 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे, उसे आप सिखाओगे, अब पता चला 20 मिनट स्टाइलस पूरे घर में ढूंढने में लग गया कि स्टाइलस कहाँ चला गया। अब उससे पूरी पाठ्य योजना, प्रशिक्षण योजना आपकी बिगड़ जाएगी, समय अवधि गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए ये भी ध्यान देना चाहिए जो भी उपकरण प्रयोग में लाया जाए उसको प्रशिक्षण प्रारंभ होने के पूर्व ही एकत्र करा लिया जाए या कर लिया जाए। ठीक है, तो ये एक संक्षिप्त, चूंकि दैनिक दिनचर्या तथा सामाजिक कौशल की पाठ्य योजना बनानी है तो ये संक्षिप्त एक परिचय 1 से 2 पेज में आएगा। ये अच्छा होगा अभिलेखों के अंतर्गत कि आप पहले परिचय उस कौशल का दे दें कि वो कौशल का परिचय क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है और प्रशिक्षण की उस कौशल की पद्धतियां क्या है। ये 3 पॉइंटों में आप उसके पृष्ठभूमि के बारे में बता दें। अब उसके बाद आप प्रशिक्षण योजना, पहला हम एक उदाहरण स्वरूप प्रशिक्षण योजना संक्षिप्त में आपको बता दे रहे हैं। शायद आप इसी आधार पे या जो पीडीएफ उपलब्ध है पटल पे, उसके आधार पर आप अच्छी योजनाएं बना सको। हमने बनाई है दैनिक दिनचर्या कौशल पे जो प्रशिक्षण योजना आपके लिए। सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या 1 है, भाग अ, जैसा हमने बताया। प्रशिक्षक का नाम हमने अपने छात्र राजीव का डाल दिया है, प्रशिक्षक का नाम राजीव, और जिस राजीव जिसको प्रशिक्षित करेंगे उसका नाम है ज्ञान प्रकाश, छात्र का नाम। विद्यालय का नाम जो भी आप डालें, हम यहाँ पे सीमावश नहीं बोल पा रहे हैं। कक्षा 2 में वो छात्र पढ़ता है, उसकी आयु में 8 वर्ष है। प्रशिक्षण की समयावधि जो है वो 40 मिनट रखी है हमने। प्रशिक्षण या शिक्षण की तिथि जो है वो 6 मार्च 2020 है। निर्देश का माध्यम मौखिक हिंदी हमने लिखा है। संप्रेषण का माध्यम लिखा है हमने सुनकर व स्पर्श के द्वारा। विषय जो है दैनिक दिनचर्या कौशल का प्रशिक्षण। प्रकरण है हमारा
ब्रश से दांत साफ करना, क्योंकि प्रकरण जो भी आप दें स्पष्ट दें। अब अगर यहां हम लिखते हैं दांत साफ करना, फिर यहां भ्रम की स्थिति हो जाती है, किससे? हाथ की उंगलियों से, दातून से या ब्रश से। तो ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर करना होगा कि जो प्रशिक्षण आप देने जा रहे हो वो, और उसके पहले आपको जिस छात्र पर प्रशिक्षण देना है आपको पता करके रखना होगा कि वो दातून करता है, उसे आप परिवर्तित करके ब्रश सिखाने जा रहे हो, या वो उंगलियों से पेस्ट मल लेता है दांतों पर। वास्तविक स्थिति क्या है ये आपको पता करना होगा, फिर प्रकरण अपना निर्धारित करना होगा। फिर क्रियात्मक वर्तमान स्तर के अंतर्गत जो हमने बताया था, उसका वर्तमान जो क्रियात्मक स्तर है छात्र का जिस पर प्रशिक्षण देना है, छात्र ब्रश एवं पेस्ट के संबंध में सामान्य जानकारी रखता है। लघुकालिक लक्ष्य के अंतर्गत हमने लिखा है, प्रशिक्षण के पश्चात छात्र ब्रश की सहायता से अपने दांत साफ कर सकेगा। दीर्घकालिक लक्ष्य के अंतर्गत हमने लिखा है, छात्र प्रशिक्षण पद्धतियों का अभ्यास कर सही पद्धतियों से अपने दांत ब्रश की सहायता से साफ करने में स्वावलंबी हो जाएगा, मतलब आत्मनिर्भर हो जाएगा। शिक्षण या प्रशिक्षण जो पद्धति है, इसमें 5 पद्धतियों का उपयोग हम प्रशिक्षण के दौरान करेंगे। पहला है अनुस्थितिक ज्ञान, दूसरा है मौखिक निर्देशन, तीसरा है कार्य विश्लेषण, चौथा है शारीरिक सहायता और पांचवा है ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण। ये 5 पद्धतियों का प्रयोग हम अपने इस प्रशिक्षण योजना के दौरान करेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री हमें चाहिए ब्रश, मंजन, पेस्ट, मग, बाल्टी या वॉश बेसिन। ये भाग आ में जो सूचना हमें अंकित करनी थी वो समाप्त हुई। भाग ब, इसमें अच्छा होता, नागेश सर हमारी आवाज सुन रहे हैं क्या? जी सर, जी सर। सर वो क्या स्क्रीन पे नहीं आने की उम्मीद है ये पाठ्य योजना? पाठ्य योजना पे तो नहीं सर, वो प्रेजेंट करना पड़ता है ना। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, स्क्रीन फिर बाद में प्रेजेंटिंग वो आप ही की तरफ से होती, या पहले से अगर पीपीटी बनी होती जी 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 तो हो सकता था। जी, कोई बात नहीं सर। हाँ, कोशिश करते हैं कि छात्रों को समझ में आ जाए, फिर ये कौन प्रारूप दे दिया वाला जाएगा। पार्ट आप करना चाह रहे हैं? जी बा वाला पार्ट आप करना चाह रहे हैं? जी, बा वाला। अच्छा ठीक, मैं देखता हूँ। तब तक जी आप उसे प्रस्तुत करते रहे, मैं देखता हूँ कोई एक विधि। जी जी जी। तो ये पहले कौशल का जो भाग ब पार्ट है, इसमें जो हमने बताया था कि प्रशिक्षक की छात्र से वार्ता होनी चाहिए, वो आप उसका उदाहरण प्रस्तावना प्रश्न के रूप में आप ले सकते हो। हमारे प्रशिक्षक ने जो अपने छात्र से प्रश्न पूछा है, पहला प्रश्न है, आप ध्यान से देखिएगा, प्रश्न सुनिएगा। पहला, रात में सोने के बाद आप कब उठते हैं? छात्र जो उत्तर दे रहा है कि हम सुबह उठते हैं। फिर प्रशिक्षक ने जो प्रश्न किया, सुबह आप दांत किससे साफ करते हैं? क्योंकि देखिए जो उसने उत्तर दिया उसी से प्रशिक्षक ने प्रश्न बना लिया, उसी में निहित शब्दों से ही दूसरा प्रश्न बन के तैयार है। ये ध्यान रखिएगा, पहला प्रश्न था रात में सोने के बाद आप कब उठते हैं? छात्र ने उत्तर दिया हम सुबह उठते हैं। फिर प्रशिक्षक ने पूछा सुबह आप दांत किससे साफ करते हैं? छात्र ने उत्तर दिया हम दांत को ब्रश से साफ करते हैं। तीसरा, फिर प्रशिक्षक ने छात्र से पूछा कि सही पद्धति से या सही ढंग से ब्रश से दांत कैसे साफ करते हैं? छात्र शायद वो एक्सप्लेन करने में समर्थ नहीं होगा, तो यहाँ पे आप समस्यात्मक भी लिख सकते हो। छात्र के उत्तर, चूंकि समुचित उत्तर नहीं आएगा, ये प्रश्न ही ऐसा होगा, और इसीलिए होगा क्योंकि इसी को आप प्रशिक्षण देने जा रहे हो, तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। छात्र उसका प्रत्युत्तर या संभावित उत्तर
देने में समर्थ नहीं होगा या जिस तरह आप चाहते हो वो उत्तर नहीं दे पाएगा, यहाँ आप समस्यात्मक अंकित करोगे और फिर आप छात्र से अपने बोलोगे उद्देश्य कथन के अंतर्गत, आज हम आपको सही पद्धति से या सही ढंग से ब्रश की सहायता से दांत साफ करना सिखाएंगे। और उसके बाद आप क्रम संख्या 1 उसको सही पोजीशन में बैठा के क्रम संख्या 1 जो प्रशिक्षण प्रक्रिया है वो आप यहाँ पे योजना के अंतर्गत लिखोगे। प्रशिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत पहला जो है, छात्र को ब्रश एवं पेस्ट रखने के स्थान व उसकी स्थिति को स्पर्श कर परिचय कराया। क्योंकि जो भी आप योजना बना रहे हो ना, परफेक्ट होनी चाहिए। आप यहाँ ये भी लिख सकते थे कि स्थान से परिचय कराया। एक दृष्टि दिव्यांग छात्र को आप परिचय करा रहे हो तो परिचय स्पर्श करके ही कराया जा सकता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे लिखना होगा, छात्र को ब्रश एवं पेस्ट रखने के स्थान व उसकी स्थिति को स्पर्श कर परिचित कराया। क्योंकि कहीं कहीं आपने देखा होगा ब्रश को नीचा उसका जो ब्रश वाला पार्ट है नीचा और हैंडल वाला पार्ट ऊपर करके रखा जाता है, कहीं पे हैंडल वाला पार्ट नीचे की तरफ होता है, ब्रश का पार्ट ऊपर की तरफ होता है। तो वो सारी छोटी छोटी चीजें आपको प्रशिक्षक के रूप में ध्यान देनी पड़ेंगी। शिक्षण पद जी सर, ये हमारे डिस्प्ले पे जी ऑन जी होता है सामने की तरफ। सारे बच्चों से निवेदन है कि वो पिन करके, जो नागेश पांडे करके आईडी दिखाई दे रही होगी, नागेश पांडे RSBI लखनऊ, उसको पिन करके आप देख सकते हैं। आपके सामने पूरा लेसन प्लान दिख रहा है आपके सामने। ब वाला सर, ये ब्लैंक वाला है, थोड़ा भरा वाला, पहले का भरा हुआ दीजिए। अच्छा, हाँ, ये अनुसूची ज्ञान का ब्रश कर, सर शो क्लियर शो नहीं कर रहा है सर। ब्रश करने का पार्ट जी जी भाग हाँ ठीक है। ये साफ दिख रहा है क्या? जी सर, बच्चों को दिख रहा है क्या ये? सर क्लियर नहीं दिख रहा है। सर मैं प्रेजेंट कर दूं? हाँ प्रेजेंट कर दीजिए। अच्छा ओके। तो पहला जो क्रिया हमने ली है, आप एक अमूमन सामान्य सा प्रारूप देख पा रहे हो कि वो हो सकता है कि चीजें स्पष्ट न हो पा रही, लेकिन आप देखो कि प्रारूप कैसा है। क्रम संख्या 1 जो हमने बताया कि छात्र को ब्रश एवं पेस्ट रखने के स्थान व उसकी स्थिति को स्पर्श कर परिचित कराया। ये शिक्षण पद्धति के अंतर्गत, चूंकि ये आप परिचित कराओगे, स्पर्श कराओगे, कौन सी चीज कहाँ रखी है, तो ये शिक्षण पद्धति के अंतर्गत आप लिखोगे अनुस्थिति ज्ञान, ओरिएंटेशन। फिर क्रम संख्या 2 जो है, इसमें प्रशिक्षण जो प्रक्रिया आप करोगे दूसरे क्रमांक पे, बाल्टी पानी इत्यादि दांत साफ करने के स्थान पर ले जाने हेतु मार्गदर्शित किया। शिक्षण पद्धति अंतर्गत आप लिखोगे मौखिक निर्देशन, क्योंकि जब आप अपने प्रशिक्षार्थी छात्र को आप ये कहोगे कि जहां पे पानी है, जहां पे मग्गा रखा है, वहां पर चलो, आपको ये प्रशिक्षण देना है, तो ये आपको मौखिक रूप से बोलना होगा। तो इसलिए यहाँ पे आप शिक्षण पद्धति के अंतर्गत मौखिक निर्देशन आप लिखेंगे। क्रम संख्या 3 जो है, आपको पेस्ट की गंध को सूंघाकर उसे हाथ में देकर स्पर्श कराया। आप एकदम देखिए चरणबद्ध तरीके से आपको चलना होगा। तीसरे क्रमांक पे आपने लिखा है, आप लिखेंगे पेस्ट की गंध को सूंघाकर उसे हाथ में देकर स्पर्श कराया। और शिक्षण पद्धति जो होगी ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, मतलब जब आप देंगे हाथ में पेस्ट को, स्पर्श कराएंगे, टच सेंस का उपयोग होगा, सूंघाएंगे, घ्राणेंद्रिय का उपयोग होगा, तो ये आप उसे ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो शिक्षण पद्धति अंतर्गत यहाँ पे जो पद्धति आपने प्रयोग किया वो ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण है। चौथा क्रमांक जो है आपका प्रशिक्षण प्रक्रिया अंतर्गत, ब्रश को बाएं हाथ से, ये क्लियर करके लिखना होगा आपको,
ब्रश को बाएं हाथ से अंगूठे और उंगली के बीच में ऐसे पकड़ाया कि ब्रश का मुंह ऊपर की ओर हो। अब देखिए ये चीजें थोड़ी सी आपको क्लियरिटी यहाँ पे ये देनी पड़ेगी कि जो भी आप क्रियाकलाप कर रहे हो, बहुत अच्छा सर, ये अगर बच्चे देख पाए तो बहुत सुंदर होगा। देखिए दिख रहा है सभी को? सभी को दिख रहा है? नो सर। स्क्रीन पे, स्क्रीन तो अब आ गई। ये प्रेजेंट हो रहा है, आप लोग देखें। जी सर, अब क्लियर दिख रहा है। आप जी नागेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये हमारे आपके प्यारे बेटे अविनाश का कमाल है सर, मेरा नहीं। मेरी तरफ से ढेर सारा अभिनंदन करिएगा। जी तो सर जी, तो ये चौथा देखिए, चौथे पॉइंट पर देखिएगा, ब्रश को बाएं हाथ से अंगूठे और उंगली के बीच में ऐसा पकड़ाया कि ब्रश का मुंह ऊपर की ओर हो। मतलब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस पोजीशन में आप क्या कराने जा रहे हो क्रमबद्ध रूप में। और आप देखिए शिक्षण पद्धति अंतर्गत आपने लिखा है कार्य विश्लेषण एवं शारीरिक सहायता, क्योंकि जब आप हाथ में अपने लेके और उसके हाथ में पकड़ाओगे तो आपको ये शारीरिक सहायता देनी पड़ेगी, फिजिकल प्रॉम्प्ट आपको देना पड़ेगा। पांचवा आप देखो, इस तरह से आपसे हम उम्मीद करेंगे कि ये सारी क्लियरिटी रहे कि क्या क्या आप उपयोग करोगे। दाएं हाथ के अंगूठे से, ये क्लियर है, देखिए यहाँ पे हमने प्रयास किया है समझाने के लिए। दाएं हाथ के अंगूठे से और तर्जनी उंगली की सहायता से पेस्ट की ट्यूब का ढक्कन खुलवाया। आप देखो खुद आप पेस्ट का ढक्कन खोलते हो, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि किन किन उंगलियों का उपयोग करके आप ढक्कन खुलवाए। ये भी आपका कार्य विश्लेषण एवं शारीरिक सहायता के रूप में है। फिर छठवां आप देखो, पेस्ट को उचित मात्रा में दबाकर उंगली पर लेना बताया। ये शारीरिक सहायता होगी, क्योंकि डायरेक्ट हम लोगों की आदत है कि पेस्ट को सीधे ब्रश पे निकाल लेना, लेकिन कितना निकालना है ये हम शायद दृष्टि से अपने देख के आकलन कर पाते हैं। दृष्टि दिव्यांग छात्र जिसे हम प्रशिक्षण दे रहे हैं शायद उसका अंदाज ना हो पाए, उतना सही ना हो पाए, तो इसलिए पहले हम उंगली पे पेस्ट को निकाल लेंगे। उंगली पर निकालेगा तो उसे पता होगा कि कितना पेस्ट निकला, और उसके बाद वो ब्रश पे लगा सकता है। तो यहाँ पे हम शारीरिक सहायता उसे देंगे शिक्षण पद्धति अंतर्गत। सातवां आप देखो, दाएं हाथ में ट्यूब को पकड़ते हुए बाएं हाथ से उसका ढक्कन लगवाया और ट्यूब को वास्तविक स्थिति में रखना बताया, क्योंकि ट्यूब एक हाथ में लेके दूसरे हाथ से मंजन करना ये त्रुटिपूर्ण है। ये चीजें आपको क्लियर करके यहाँ पे रखनी होगी। ये भी आप देखिए शारीरिक सहायता के अंतर्गत ही आएंगी। आठवां चरण जो है, देखिए क्रमबद्ध रूप में एक के बाद एक चीजें हो रही हैं। अगला लेसन प्लान जो भी आप बनाएंगे अपनी इच्छा से, अपने कौशल से, तो कोशिश ये करिए कि इसी तरह क्रमबद्धता रहे क्रियाकलापों में। दाएं हाथ से ब्रश को पकड़ते हुए ब्रश को पानी से गीला कराया, क्योंकि आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि सूखा ब्रश पर पेस्ट रगड़ के सीधे मुंह तक हम लोग नहीं ले जाते। है छोटा सा कौशल लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपसे एग्जामिनर भी पूछते हैं ये प्रक्रिया कि कैसे करोगे। अक्सर छात्रों द्वारा ये उत्तर भी दिया जाता है कि पेस्ट ब्रश में लगाया और सीधे मुंह में डाल के उसको अभ्यास कराया। ऐसा नहीं है, ब्रश को गीला कराया जाता है, उसके बाद फिर मुंह में रखा जाता है। ये भी आप देखो शारीरिक सहायता है। 9वां पॉइंट देखिए आप, ब्रश को मुंह में ले जाकर दांत पर ऊपर नीचे की स्थिति में चलाना बताया। यही सब सही पद्धति है। ब्रश करना तो शायद बच्चे को आता हो, लेकिन जो आप सही पद्धति का प्रशिक्षण दे रहे हैं, पद्धति यही है। जैसा आप प्रचारों में भी देखते हो, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे भी आप देखते हो कि ब्रश सही ढंग से कैसे कराया जाए। यहाँ पे फोकस आपको वो करना है, उस पद्धति का अनुसरण बच्चे को कराना है। वरना ये भी सत्य है कि जब आप बच्चे को ब्रश का अभ्यास कराओगे, क्या जरूरी तो थोड़े है कि आपका वो इंतजार कर रहा होगा, उसके पहले भी वो ब्रश या दातून कर ही रहा होगा। बिना ब्रश के वो भी या बिना दातून के वो
भोजन नहीं कर रहा होगा, लेकिन आपको क्या करना, सही पद्धति सिखानी है ब्रश करने की। तो यहाँ पे आपको 9वां पॉइंट वो बता रहा है, यहाँ भी आपको सारी पद्धति अंतर्गत शारीरिक सहायता एवं मौखिक निर्देशन ये आपको पद्धति अंतर्गत देना होगा। 10वां आप देखो, ब्रश को दाएं हाथ में पकड़ते हुए पानी से धुलना और यथा स्थिति में रखना बताया। यहाँ पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि सारे लोग दाएं हाथ से, माने ज्यादातर लोग दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। यदि कोई छात्र आपका बाएं हाथ का प्रयोग करता है तो यहाँ पे आपको उसको अंकित कर लेना होगा, क्योंकि हमने ये मान के लिखा है। तो यहाँ पे आप आकृष्ट आपका ध्यान होना चाहिए। यदि कोई वाम हस्त है, वाम हस्त से क्रियाएं करता है, तो उसी अनुरूप आप यहाँ पे लेखन बदल देंगे। यहाँ देखिए शारीरिक सहायता एवं मौखिक निर्देशन यहाँ भी हमने दिया है। 11वां पॉइंट जो है हमारा, वहां पे शिक्षण पद्धति इसके अंतर्गत हमने लिखा है, भाग ब का जो 11वां बिंदु है कि छात्र को हाथ में पानी लेना, मुंह में पानी भरना, कुल्ला करना तथा थूकने का अभ्यास कराया। देखिए आप इसको अलग अलग भी ले सकते हो। आपके समझाने के दृष्टिकोण से हमने एक ही माने सीरियल में रख दिया है। 11वां में इसको आप अलग अलग पॉइंट में ले सकते हो। छात्र को हाथ में पानी लेना, क्योंकि पानी आप देखते हो छोटे बच्चे हाथ में अंजलि में पानी भरना, ये एक बहुत बड़ा कौशल है। हम लोग तो चूंकि अनुकरण करके देख लेते हैं, लेकिन एक दृष्टि दिव्यांग के लिए हाथ को अंजलि का रूप देना, उसमें पानी को लेना और फिर मुंह में पानी भरना, कुल्ला करना। कुल्ला करना एक सामान्य शब्द है, लेकिन आप देखो कितने कौशल, अंदर पानी लेना। छोटे बच्चे आप देखते होगे पानी आप अंदर देते हो गटक जाते हैं अंदर, अब वो उसको मुंह में टिकाए रखना और कुल्ला करने वाली प्रक्रिया कराना थोड़ी टिपिकल है, लेकिन अभ्यास अगर आप कराओगे तो सही भी हो सकता है। तथा कुल्ला करने के बाद जो पिचकारी के रूप में थूका जाता है मुंह से, ये सारे कौशल का अभ्यास थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कौशल है। और ये आप शारीरिक सहायता भी दे सकते हो और मौखिक निर्देशन तो आपको मुख्यतः देना होगा कि ऐसे ऐसे आप करो। तो इसमें आप अनुकरण, स्पर्शी अनुकरण का भी सहयोग ले सकते हो और मौखिक निर्देशन तो आपको करना ही होगा। इसके बाद जो 12वां पॉइंट, ध्यान दीजिए आपकी स्क्रीन भी आ गई है। 12वां जो पॉइंट है, छात्र को पेस्ट, बाल्टी, मग इत्यादि पूर्व स्थान पर रखने को निर्देशित किया। चूंकि अगर मंजन की प्रक्रिया हो गई है तो अपनी व्यवस्था में, अपने संस्कार में ये नहीं होता कि जो चीज जहां जैसे पड़ी है छोड़ के आप चले आओ। स्नान कर रहे हो आप, स्नान करने के बाद आपका भी ये ध्यान है कि अगला भी कोई स्नान करेगा, तो उस आधार पे भी आप बाल्टी, मग, साबुन निर्धारित जगह पर रख के उसके बाद ही बाथरूम से बाहर निकले। इसी प्रकार अगर आप वॉश बेसिन या नल का या किसी स्थल विशेष का उपयोग कर रहे हैं मंजन करने में, तो वहां की साफ सफाई, वापस बाल्टी, मग जहां से उठाया है, पेस्ट जहां से उठाया है, वहां पर निर्धारित रूप से रख दीजिए। यह भी हम बच्चे को प्रशिक्षण के अंतर्गत करना सिखाएंगे। ये भी आप देखो अनुस्थिति ज्ञान एवं मौखिक निर्देशन, क्योंकि कहाँ रखना है, किस प्रकार रखना है, ये सब ओरिएंटेशन के अंतर्गत आएगा और यह भी हम बच्चे को प्रशिक्षण पद्धति अंतर्गत सिखाएंगे। फिर इसके पश्चात ये अभ्यास कराने के बाद 1-2 अभ्यास हम करा लेंगे और तब हम मूल्यांकन करेंगे बच्चे का, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो कि आकलन तो आपने करके आपने करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस लिख दिया भाग आ में कि बच्चे का ये लेवल था। अब प्रशिक्षण देने के उपरांत आपको मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन अंतर्गत आप छात्र स्वयं से दांत साफ कर पा रहा है ये देखोगे। आप ये भी लिख सकते हो, अगर छात्र स्वावलंबी है आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि छात्र 80% स्वावलंबन के साथ दांत साफ कर पा रहा है। आप ये भी लिख सकते हो कि छात्र कुछ क्रियाओं में सहयोग के साथ अपना दांत साफ कर पा रहा है। मतलब जैसी परिस्थिति होगी, जैसा आपको लगे एक्चुअल में मूल्यांकन के समय, उस
पद्धति में आप यहाँ पे अंकन कर सकते हो मूल्यांकन के रूप में। और इसके बाद फिर टिप्पणी में आप ये लिखोगे, क्योंकि आपको लगेगा ना कि ये बच्चे को अगर रेगुलर सिखाया जाए मंजन करना तो कितने दिन में यह स्वावलंबी हो जाएगा और सही तरीके से दांत साफ करने लगेगा। तो ये आपको टिप्पणी के अंतर्गत रखना होगा। अब हमने जैसा लिखा है, प्रशिक्षण उपरांत छात्र कुछ स्तरों पर सहायता के साथ दांत साफ कर सकता है। यदि प्रशिक्षण प्रक्रिया का अभ्यास निरंतर कराया जाए तो अतिशीघ्र ही वह अपने दांतों को टूथब्रश से साफ करने में स्वावलंबी हो जाएगा, अर्थात समर्थ हो जाएगा। और इसके बाद फिर आप हस्ताक्षर करेंगे। ये एक अच्छी पाठ योजना आपकी बन गई। ये था आपका जो कौशल हमने बताया आपको कि दैनिक दिनचर्या प्रशिक्षण के अंतर्गत एक ये कौशल था आपका। अब इस कौशल के साथ बहुत सारे ऐसे कौशल हैं दैनिक दिनचर्या से अंतर्गत। स्नान करना, तैयार होना, कपड़े पहनना, जूते पहनना, बहुत सारे कौशल हैं। इस आधार पर हमें पूरी उम्मीद है कि एक अच्छी पाठ योजना का निर्माण आप कर सकते हो। बहुत अच्छी पाठ योजना का निर्माण हमको पूरी उम्मीद है कि व्यवहारिक ज्ञान भी है, खाली उसे उन अनुभवों को अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में आपको लिपिबद्ध करना है। और सारे लोग परिपक्व हो, लगभग आपका पूर्ण हो चुका है प्रशिक्षण कार्यक्रम, बस परीक्षा की ही इंतजारी है और अच्छा सा गुणवत्तापूर्ण पाठ्य योजना का निर्माण आप कर सकते हो। दूसरा नागेश सर, क्या कुछ समय है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये सारे पाठ्य योजनाओं की चर्चा आज शायद हो नहीं पाएगी, क्योंकि एक इसी से संबंधित जैसे ये तो था कि पुरुष या स्त्री के रूप में दांत साफ करना, दोनों पे ये पाठ्य योजना लागू होगी। एक पाठ्य योजना जो है हमने खाली बालिकाओं पर बनाई थी, बाल गूंथना या चोटी करना जिसे आप बोलते हैं, उदाहरण के रूप में। तो वो हम बच्चों से चर्चा करना चाहते थे। तो मुझे लगता है कि वो 10 मिनट लगेगा उसमें, 5 से 10 मिनट। बिल्कुल तो, बिल्कुल सर, बिल्कुल करिए। उसके पश्चात क्या बाकी पाठ्य योजनाओं के लिए अगर छात्र सहमत हों तो कल परसों अगर समय दें वो लोग, तो छुट्टी में क्लास चल जाए, क्योंकि हाँ, जैसा भी रहेगा। ये जो आप प्रेजेंट करेंगे अभी चोटी बनाने वाली बात जी, इसके बाद में बच्चे क्या समझ पा रहे हैं उससे फीडबैक लेके फिर आगे की क्लास का टाइमिंग उनसे सेट करते हैं सर। हाँ, क्योंकि बेहतर होगा कि छात्र थोड़ा पटल से या मेल से वो प्रारूप भी ले लें, तो समझाने में थोड़ा सा आसानी भी रहेगी हम लोगों को। सर सभी बच्चों तक, जी, सभी संस्थानों तक मैंने उस पीडीएफ को भेज दिया है। जी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर बच्चों तक पहुंच चुका है। जिन तक नहीं पहुंचा है तो अभी आप लोग उन्हें सेंड कर देंगे, उन तक पहुंच जाएगा वो। तो मुझे लगता है कि ये जो पाठ्य योजना हम बताने जा रहे हैं, इसको बताने के बाद बाकी जो दूसरा मतलब है, दूसरा कौशल जो है ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का, तो उस पे क्या किया जाए, मतलब कंटिन्यू रखे, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर बहुत लंबा समय चलेगा। नहीं, आज ये चोटी गुथने वाला ये करके थोड़ा सा हम लोग इसको पूर्ण करते हैं, उसके बाद अगले को अगले क्लास में फिर देखेंगे। तब तक इनका फीडबैक भी आ जाएगा किस तरीके से समझ पा रहे हैं। जी 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 जी, ठीक है, ओके, ठीक है छात्रों। फिर आपने जैसा दैनिक दिनचर्या कौशल के अंतर्गत आपने एक पाठ्य योजना ब्रशिंग का, मतलब दांत साफ करने का देखा। उसी क्रम में बहुत सारी पाठ्य योजना है, हमारी छात्राएं भी इस क्लास में जुड़ी हुई हैं और मुझे लगता है कि उनको भी पाठ्य योजना बनाना होगा। तो ऐसी स्थिति में आप देखो कि एक पाठ्य योजना हमने बाल गूंथना, जो अगर कोई छात्रा प्रशिक्षु के रूप में चुनी जाएगी तो उस पे ये सटीक बैठेगा कि बाल गूंथने का भी एक एक्टिविटी होती है, इस पे भी आप अपनी योजना बना सकते हैं। तो उसमें है सारी स्थिति वही है, भाग अ जो है वो उसी हिसाब से भरा जाएगा
जो हमने आपको पहले भाग में बताया था, वर्तमान क्रियात्मक स्तर जो होगा उसमें आपको लिखना होगा, छात्रा बाल में कंघी करने की सामान्य जानकारी रखती है। लघुकालिक लक्ष्य होगा, प्रशिक्षण के पश्चात छात्रा स्वयं के बाल गूंथने में समर्थ हो सकेगी। दीर्घकालिक लक्ष्य होगा, छात्रा प्रशिक्षण पद्धतियों का अभ्यास कर सही पद्धतियों से स्वयं के साथ अपनी बहन के भी बाल गूंथने के कार्य में स्वावलंबी हो जाएगी। प्रशिक्षण पद्धति में हमने 4 पद्धति का वो किया है, अनुस्थिति ज्ञान, मौखिक निर्देशन, कार्य विश्लेषण और शारीरिक सहायता। ये 4 हैं। हाँ, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो। शिक्षण सहायक सामग्री आपकी हो गई, स्पर्श के आधार पर भिन्नता रखने वाले 3 प्रकार के कपड़ों की लटकन, जो कटनवारियां होती हैं कपड़ों की, वो थोड़ी लंबी लंबी कटनवारियां आप इसमें टीएलएम के रूप में, अभ्यास के रूप में आप ले सकते हो। इसके बाद नकली बालों की लटकन, अक्सर आपको उसके दुकान पे जो बेचते हैं ये श्रृंगार प्रसाधन, इसमें आपको नकली बालों की लटकन भी मिल जाएगी, वो टीएलएम के रूप में आप ले सकते हो। अब भाग ब पे आ जाइए। भाग ब, इसमें प्रशिक्षक जो अपने छात्रा से प्रश्न पूछेगा। पहला, तैयार होने के लिए कपड़े पहनने के बाद हम क्या करते हैं? बालों को संवारते हैं। छात्रा ने उत्तर दिया है, बालों को संवारते हैं। फिर प्रशिक्षक ने प्रश्न पूछा, बालों को कैसे संवारते हैं? छात्रा ने उत्तर दिया, कंघी करके व गूंथ कर या चोटी करके। बाल गूंथने की सही पद्धतियां कौन कौन सी हैं, ये प्रशिक्षक ने पूछा। छात्र ने उत्तर दिया, समस्यात्मक, मतलब सही पद्धतियां कौन हैं वो शायद ना बता पाए और वही चीज हमें बतानी है, तो यहां पर हम समस्यात्मक स्थिति लिख सकते हैं। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे, आज हम आपको सही ढंग से बाल गूंथना सिखाएंगे। पुनः उसी प्रशिक्षण पद्धति पे हम आ जाते हैं। पहला, हमने जो 5 स्टेप में हमने ये बाल गूंथने का अभ्यास कराया है। पहला जो है हमारा प्रशिक्षण प्रक्रिया, छात्रा को बाल गूंथना सिखाने के लिए खिड़की की ग्रिल पर, मतलब आप, हमने लिखा है लेकिन आप कोई भी वो ले सकते हो, खिड़की की ग्रिल पर स्पर्श के आधार पर भिन्न 3 अलग अलग कपड़ों की लटकन या रिबन बांधा तथा छात्रा को शारीरिक सहयोग द्वारा उन्हें गूंथने का अभ्यास कराया। क्योंकि बाल गूंथना है, उसके पहले आप अभ्यास कराने के लिए जो कपड़े की लटकन है या वो कपड़े की कटनवारी है, उसको गूंथने का अभ्यास, गूंथना भी एक बहुत बड़ी कला है, उसको गूंथने का अभ्यास कराएंगे। शिक्षण पद्धति अंतर्गत आप अनुस्थितिक ज्ञान तथा शारीरिक सहायता लिखेंगे। दूसरे चरण के अंतर्गत छात्रा के कपड़ों के गूंथने का अभ्यास पूर्ण करने के पश्चात नकली बालों को गूंथने का अभ्यास कराया। तो जब कपड़े की कतरन वो गूंथ लेती है, तो जो नकली बाल हम टीएलएम के रूप में उपयोग कर रहे हैं, उसको भी गूंथने का अभ्यास हम करा रहे हैं। क्योंकि रियल स्थिति पहले वो गूंथ ले, उसके बाद फिर हम अगले चरण पे जाएंगे। इसमें भी आप देखो, पद्धति अंतर्गत अनुस्थिति ज्ञान तथा शारीरिक सहायता हमने की है। तीसरा जो है हमारा, छात्रा की बहन, कोई भी हो सकता है परिवार का सदस्य, जहां आप प्रशिक्षण देने जाएंगे। बालों को कंघी की सहायता से आधी चोटी स्वयं गूंथ कर वह आधी चोटी छात्रा को बनाने का अभ्यास कराया। ये कार्य विश्लेषण एवं मौखिक निर्देशन के द्वारा हम सिखाएंगे। फिर चौथा जो पॉइंट है, छात्रा को धीरे धीरे अपने बालों में अपने आप कंघी करने व स्वयं ही बाल गूंथने का अभ्यास कराया। सपोर्ट के लिए हेयर बैंड या रबड़ बैंड के प्रयोग का भी अभ्यास कराया। और ये आप जान सकते हो, घरों में सभी माताएं बहनें ये इसके संबंध में और विस्तृत बता सकती हैं। ये भी आपका मौखिक निर्देशन तथा शारीरिक सहायता पद्धति है। और लास्ट जो हमने कराया, कुछ अभ्यासों को इसी तरह कराने के बाद धीरे धीरे शारीरिक सहायता देना कम किया
तथा बाद में मौखिक निर्देशन देना भी बंद कर दिया। इस प्रकार बच्ची, हम अपेक्षा करते हैं कि ये स्वावलंबी हो जाएगी प्रशिक्षण देने के उपरांत। मूल्यांकन की स्थिति में हमने लिखा, छात्रा को कुछ स्तरों पर सहयोग के साथ स्वयं से अपने बाल गूंथ पा रही है। टिप्पणी अंतर्गत हमने लिखा, प्रशिक्षण उपरांत छात्रा कुछ स्तरों पर सहयोग के साथ अपने बाल गूंथ सकती है। यदि प्रशिक्षण प्रक्रिया का अभ्यास निरंतर कराया जाए तो अतिशीघ्र ही वह अपने बालों को गूंथने में स्वावलंबी हो जाएगी। और उसके बाद हस्ताक्षर प्रशिक्षण। ये आपका एक कौशल पे, ये हमारा एक प्रस्तुतिकरण था 2 पाठ्य योजनाओं का, मॉडल पाठ्य योजनाओं का। यदि आप देखोगे इसमें बहुत कुछ चीजें मिलेंगी, आप चिंतन मनन कर सकते हो इसमें, और जो भी कुछ कठिनाइयां हो इजी वे में आप पूछ सकते हो, प्रश्न कर सकते हो। और मैं जहां तक अपेक्षा कर पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, मुझे लगता है हमारे बीच में कुछ दृष्टिबाधित जन छात्र भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर से संबंधित जुड़े हुए हैं। हाँ, उनको भी इसीलिए ये सारी चीजें ब्रीफिंग करके बताई गई हैं कि कम से कम मानसिक एक संकल्पना हो, समझें, और कोई भी दिक्कत आ रही हो तो हम सभी गुरुजन उनके हेल्प के लिए ही हैं। प्रयास यही है कि आप अच्छे से सीखो, अधिगम करो। इसी के साथ हम कार्यक्रम का संचालन वापस पुनः नागेश सर को देते हैं। धन्यवाद सर। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बच्चा है, कुछ पूछना चाह रहा है। हाँ जी, हाँ जी। Sir, good afternoon. Very warm good afternoon, and Honorable Deepak sir, Vikas sir, Nagesh sir. Very good afternoon to all of you. सर, मेरा क्वेरी ये है कि जैसे आपने जो भी ये अपना प्रेजेंटेशन दिया पीपीटी के वगैरह से, तो क्या सर हम एक दृष्टि दिव्यांग छात्र को, अगर अध्यापक ही दृष्टि दिव्यांग है, तो सर क्या उसके लिए हम क्या ब्रेल या ऐसे में लेसन प्लान बना सकते हैं सर इसका? बना सकते हैं शुभेंद्र, क्यों नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं सब कुछ। लेकिन जब अभिलेखों की बात होती है तो वहां थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं सीमाएं लग जाती हैं। लेकिन अभी इसका कोई मतलब ऐसा कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि आप ब्रेल में नहीं बना सकते। आप अपनी सुविधा अनुसार इसे ब्रेल में भी बनाकर अभिलेखों को आप प्रस्तुत कीजिए, ये आपका अधिकार है। सर, तो हमें किसी की सहायता तो लेनी होगी अगर हम ब्रेल में नहीं बनाते हैं? नहीं, आप बिल्कुल इसीलिए सहायक रखे जाते हैं शुभेंद्र कि जब आप सहायक के साथ परीक्षा दे सकते हो, सहायक के साथ बहुत सारी क्रियाएं संपादित कर सकते हो, तो अभिलेखों के निर्माण में भी आप अगर सामान्य पाठ्य योजनाओं का निर्माण करते हो तो भी आपको अपने सहपाठियों का, अपने सहायक का सहयोग लेना पड़ता है। हम लोग भी कोई भी क्रियाकलाप करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग हर चीज में स्वावलंबी नहीं हो सकते। कुछ न कुछ क्रियाकलाप में अपने अभिभावकों का, अपने सहयोगियों का सहयोग लेना पड़ता है, उसमें कोई भी गलत नहीं है। तो जिसमें आप अपने को स्वावलंबी महसूस करते हो उसमें आप स्वावलंबन का प्रदर्शन करो। जिसमें आपको लगता है कि नहीं, सहयोग के द्वारा और चीजें व्यवस्थित और अच्छे ढंग से की जा सकती हैं, तो सहयोग लेने में भी कोई गलत नहीं है। यस सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। थैंक यू। आपको भी ढेर सारा बच्चे का कोई प्रश्न? मुझे लगता है बच्चे बहुत ऊब गए हैं। नहीं, उबे नहीं है सर, सब समझ रहे हैं। थोड़ा सा सेशन लंबा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, दोपहर में हो सकता है भूखे हो। तो आज का सेशन हम लोग यहीं रोकते हैं सर, यहीं पूर्ण करते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों का जिस तरीके की क्यूरी आती है इस पर कि सीसी पर वो किस तरीके का रखना चाहते हैं, फिर उस पे हम लोग आगे बढ़ करके फिर एक